हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 5 ही है और लेक्चर नंबर है 3 और यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। पहले आपको सुनना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट है तो थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। तो देखो, सबसे पहली बात तो बेटा यही है कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्यों आप पढ़ रहे हैं। एक सवाल दिमाग में आता है, सर अचानक इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। तो ध्यान से सुनो। देखो बेटे, 1865 में मैक्सवेल ने थ्योरी दी। कब दी? लगभग 1865 की बात है। तो 1865 में जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी, उसमें उसने कई बातें बताई, है ना। उसने क्या क्या बताया बताओ? कि बिना वायर के भी करंट चल सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को बदलकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, stationary charges produces electric field while moving charges produces magnetic field। ये सारी बातें मैक्सवेल ने कही, लेकिन बेटे इनको कभी भी एक्सपेरिमेंट से प्रूफ तो उन्होंने नहीं किया। फिजिक्स में कोई भी बात जब तक आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं करेंगे तब तक नहीं मानी जाती है। तो मैक्सवेल की सारी बातों पर जो विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक ये भी थे, हर्ट्ज। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से मैक्सवेल की सारी बातों को प्रूव किया। तो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है बताओ? कि ये मैक्सवेल्स की थ्योरी को प्रूव करता है। समझ में आ गया? तो कोई पूछे व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, क्या है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो आप क्या जवाब दोगे बताओ बेटा? हाँ, आप यही कहेंगे इट प्रूव्स द मैक्सवेल्स थ्योरी एक्सपेरिमेंटली। इट प्रूव्स द मैक्सवेल्स थ्योरी एक्सपेरिमेंटली। अब लास्ट बात ये मन में आती है, सर इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या किया कि सारी मैक्सवेल की बात प्रूफ हो गई, ये अब आप बताइए। तो जरा अब आप डायग्राम पर थोड़ा सा ध्यान बढ़ा लीजिए। मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर रहा हूं, देखो जरा, देखो भाई जरा केयरफुल हो जाओ, ध्यान से समझो। देखो बेटे, ये ना उन्होंने दो स्फीयर लिए, S1 और S2। कितने स्फीयर लिए? दो। नाम बताओ? S1 और S2। दोनों के बीच की डिस्टेंस रखी 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस रखी? 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी रखी और इन स्फीयर्स को जोड़ दिया इंडक्शन कॉइल से। स्फीयर्स को जोड़ा है, ये कनेक्शन यहां दिखाओ तो और बेटर है। स्फीयर्स को जोड़ दिया इंडक्शन कॉइल से। इस तरह से स्फीयर्स को उन्होंने इंडक्शन कॉइल से जोड़ दिया, राइट। अब एक सवाल ये, इंडक्शन कॉइल क्या होती है? इंडक्शन कॉइल एक डिवाइस है जिससे बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। बोलो क्या बोला? इंडक्शन कॉइल इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस S1 एंड S2। ठीक, दो प्लेटें ली, एक प्लेट S1 से जोड़ दी, इसे P1 कह लो, एक प्लेट S2 से जोड़ दी, इसे P2 कह लो। इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस रखा था 60 से 70 सेंटीमीटर के बीच में। कितना रखा था? अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 सेंटीमीटर। सामने एक डिवाइस और रखी जिसे डिटेक्टर कहते हैं। इसमें भी दो ही स्फीयर्स होते हैं, S1 डैश और S2 डैश, और इनके बीच का डिस्टेंस लगभग उतना ही है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये अरेंजमेंट उन्होंने बस लगाया है।
एक बार दोबारा समझ लो। टू स्फीयर्स S1 एंड S2 separated by a distance of 2 to 3 centimeters. S1 and S2 are connected with the induction coil. Induction coil is a device which is used to produce very high potential difference between S1 and S2. S1 is connected with plate P1, S2 is connected with plate P2, and the distance between the two plates is about 60 to 70 centimeters. इनके सामने a detector is placed. Detector also contains two spheres S1 and S2 dash, S1 dash and S2 dash connected by a wire, and the separation between these two spheres is 2 to 3 centimeters. ये पूरा अरेंजमेंट है। पहले बताओ अरेंजमेंट समझ में आ गया अच्छे से। अब इन्होंने क्या देखा वो समझो, ऑब्जर्वेशन क्या था। जैसे ही हमने ऑन किया इंडक्शन कॉइल को तो यहां पर हमें स्पार्क दिखाई देते हैं, चिंगारियां सी यहां पैदा होती हैं। S1 और S2 के बीच में चिंगारियां पैदा होती हैं और चिंगारियां खत्म होती रहती हैं, पैदा हुई खत्म हो गई चिंगारियां। और ठीक उसी समय इन दोनों के बीच में भी चिंगारियां पैदा होती हैं। बस इतनी सी बात हर्ट्ज ने देखी। क्या देखा बताओ? अगर कोई पूछे व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्ट्ज, तो आप कहेंगे व्हेन इंडक्शन कॉइल इज ऑन, क्या होता है? द स्पार्क्स आर सीन बिटवीन S2 एंड S2. द स्पार्क्स are seen between S1 and S2, and at the same time sparks are also detected between S1 dash and S2 dash. ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। इतनी बात समझ में आ गई है अच्छे से? ठीक है। अब देखो बेटे जरा ध्यान से देखो। अब आपका सवाल ये हो सकता है सर इन स्पार्क से क्या ऐसा हो गया कि पूरी बात प्रूफ हो गई है? अब इसको ध्यान से सुनना, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केयरफुली सुनना ध्यान से है। तो देखो अब मैं बताने जा रहा हूं उन स्पार्क्स का इंटरप्रिटेशन कि वो स्पार्क्स कैसे पैदा हुए और कैसे वो मैक्सवेल की बात से मैच कर रहे हैं। देखो सुनो, देखो जैसे ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा, एक सिरा हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, एक सिरा हाईली नेगेटिव हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि जो बीच के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे। S1 और S2 के बीच के एयर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज का मतलब होता है उनसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज किधर दौड़ेंगे? नेगेटिव सिरे की तरफ, और नेगेटिव चार्ज किधर दौड़ेंगे? पॉजिटिव सिरे की तरफ। तो देखो इन चार्जेस के दौड़ने से, इन चार्जेस के मोशन में आने से करंट पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी? करंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है चार्ज का फ्लो ही करंट होती है। तो चार्ज के चलने से क्या पैदा हो जाएगी? करंट। इतनी बात समझ में आई? बताओ क्या? इंडक्शन कॉइल की वजह से एक स्फीयर हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, एक स्फीयर काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई जनरेट हो जाएगा। उस हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रश करेंगे अपोजिट स्फीयर्स की तरफ, और चार्ज के चलने से करंट बन जाएगी और जो आपको स्पार्क्स के रूप में दिखाई दे रही है। राइट। अब बेटे क्या होगा बताओ? करंट से क्या पैदा होता है बताओ? करंट से पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और करंट है और फिर खत्म हो गई। स्पार्क पैदा हुआ और वैनिश आउट। स्पार्क्स लगातार पैदा हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। इससे करंट में चेंज हो रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है,
इससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इसलिए इस डिटेक्टर से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज होगा। इस डिटेक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज होगा। अब तुमने पढ़ा हुआ है फैराडे लॉ। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी एक तरह का वोल्टेज। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। इससे एक सिरा इस पोटेंशियल डिफरेंस से हाईली पॉजिटिव हो जाएगा और एक सिरा हाईली नेगेटिव हो जाएगा। राइट? तो क्या पैदा हो गया? देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से ये एयर मॉलिक्यूल्स जो S1 डैश और S2 डैश के बीच में प्रेजेंट होंगे वो भी आयोनाइज हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से, ये पोटेंशियल डिफरेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, इसके प्रभाव से ये एयर मॉलिक्यूल्स भी आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज होके इनसे भी क्या बनेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव स्फीयर की तरफ भागेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव स्फीयर की तरफ भागेंगे और इनसे करंट पैदा हो जाएगी जो हमें स्पार्क्स के रूप में दिखाई दे रही है। अब एक बार पूरी बात को तुम लोग फिर बताओ, बोलो भाई, यहां क्या हुआ? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कारण इंडक्शन कॉइल। एयर आयोनाइज हो गई। एयर के आयोनाइजेशन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा हुए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन गोलों की तरफ भागे, इनसे करंट पैदा हुई। राइट? और इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और इस करंट में चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज पैदा हुआ। इस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एयर भी आयोनाइज हो गई है, एयर के मॉलिक्यूल्स, और इनसे करंट या स्पार्क्स पैदा हुए। अगर आप केयरफुली सोचें तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो, हमने लगाया यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट पैदा हुई, करंट से मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हुए आप साफ देख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा होते हुए साफ देख रहे हैं। यही बात तो उन्होंने बताई थी। क्या बताई थी बताओ? हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। दोनों एक दूसरे का सोर्स हैं। ये बात इस एक्सपेरिमेंट से बहुत क्लियरली समझी जा सकती है। ठीक? और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई थी वो मैं यहाँ और मेंशन कर देता हूँ, वो ये थी कि एक्सीलरेटेड चार्जेस, जैसे कि ये चार्जेस हैं, एक्सीलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब उसका डिटेल बाद में आएगा, लेकिन ये सारा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है और इसको अगर तुमने ध्यान से सुना हो तो इससे मैक्सवेल की सारी थ्योरी प्रूफ हो जाती है। राइट? अब भाई एक सवाल है, सर आगे भी कुछ हुआ या यही बात खत्म हो गई? तो देखो, आगे की बात बताते हैं। फिर एक साइंटिस्ट हुए बेटे, इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बॉस। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ? मैंने अभी बताया, ये एक्सीलरेटेड चार्जेस से क्या पैदा हो गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर ये वेव्स हैं तो बेटे इनकी कोई वेवलेंथ भी होगी, तो उस वेवलेंथ को नापा गया फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से नापी गई वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू बराबर 1/2 पाई √LC। तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस नापी गई। ये दोनों प्लेटें हैं, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टाइप का है। इससे
इसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इस सिस्टम की इंडक्टेंस नापी गई, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकली और फ्रीक्वेंसी से निकाली गई वेवलेंथ। कैसे? फॉर्मूला यूज किया गया, c बराबर न्यू लैम्डा। c माने होता है स्पीड ऑफ लाइट, न्यू माने फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा निकाला गया। तो इन वेव्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पैदा हुई हैं उनका वेवलेंथ आया अबाउट 6 मीटर। इतना काम सारा हर्ट्ज ने किया था यहां तक। अब सवाल यह है, तो सर जेसी बॉस ने क्या किया ये बताइए, है? तो जेसी बॉस ने क्या किया उसको फिर समझो। उन्होंने बेटे इन सेटअप्स में कई तरह के चेंज किए, गोलों को चेंज किया, उनके बीच की डिस्टेंस को बदला, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को कम बढ़ किया और कई तरह की वेवलेंथ पैदा की। और वेवलेंथ को घटाते घटाते वो मिलीमीटर ऑर्डर तक वेवलेंथ पैदा करने में सक्सेसफुल हो गए। किस ऑर्डर में? मिलीमीटर ऑर्डर में। कौन? जेसी बॉस साहब। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कई मॉडिफिकेशन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ को मिलीमीटर ऑर्डर में प्राप्त किया। इससे क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाती है। आपको पता है वेवलेंथ जितनी कम होगी E बराबर hc अपॉन लैम्डा। सारे बच्चों को याद है E बराबर hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा जितना कम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो फोटोन होंगे उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह से उन्होंने वेरी एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई। ये जेसी बॉस ने काम किया है। इतनी बात समझ में आ गई? पहले काफ़ी सारा काम हर्ट्ज ने किया, फिर उसके बाद किसने काम किया? जेसी बॉस ने। अब बेटे मार्कोनी एक और साइंटिस्ट थे। क्या नाम बताया भाई? मार्कोनी। नाम सुना है? मार्कोनी। ध्यान से सुनते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। मार्कोनी, इन्होंने बेटे कहा कि जब इतनी ताकतवर वेव्स हैं तो हम डिटेक्टर को लाओ दूर करके देखते हैं, क्या ये फिर भी स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगे? तो ये डिटेक्टर को दूर करते चले गए और इन्होंने देखा स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। और इन्होंने एक और काम किया। क्या किया? नीचे वाली प्लेट को, जो नेगेटिव प्लेट थी, उसकी अर्थिंग कर दी। मार्कोनी ने उसको अर्थ कर दिया, यानी पूरा कैपेसिटर ही बन गया है। एक प्लेट पॉजिटिव, एक नेगेटिव और नेगेटिव वाली अर्थ है। तो अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे रेंज बहुत बढ़ गई, यानी डिटेक्टर को बहुत दूर करने पर भी स्पार्क्स इसमें डिटेक्ट हो जाते थे। अपनी इस बात को और अपनी सफलता को शो करने के लिए उन्होंने इंग्लिश चैनल को चुना। इंग्लिश चैनल जो है ये एक बहुत चौड़ी नदी है ना, जिसकी चौड़ाई करीब 40 से 50 किलोमीटर तक है। तो उन्होंने इंग्लिश चैनल के एक सिरे पर, इंग्लिश चैनल के एक बैंक पर, एक किनारे पर, जैसे ये नदी हो जिसकी चौड़ाई 40 to 50 किलोमीटर हो, एक अंदाजे से बता रहा हूँ, बाकी आप एग्जैक्ट चाहें तो देख सकते हैं नेट पर। तो ये इसके एक बैंक पर तो ये रखा आपका एक्सपेरिमेंट वाली चीज है ना, यानी कि स्फीयर, ये है ना इंडक्शन कॉइल, ये वाला हिस्सा, राइट। और इसके अलावा क्या रखा बताओ भाई? ये प्लेटें P1, ये P2, इसको क्या कर दिया? अर्थ, पता ही है तुम्हें, ये रखा है इंडक्शन कॉइल, स्फीयर्स। और दूसरे किनारे पे डिटेक्टर रखा, ये डिटेक्टर नदी के दूसरे बैंक पर, ये डिटेक्टर रखा। ओके है? तो भाई साहब देख के लोग ताज्जुब में पड़ गए। दोनों तरफ बहुत लोग इस एक्सपेरिमेंट को देखने को आए थे। तो जैसे ही लोगों ने घड़ी में जब जब स्पार्क पैदा हुए, घड़ी में टाइम नोट किया गया,
कि कितने टाइम पर यहाँ स्पार्क पैदा हुए हैं, रुक रुक के एक्सपेरिमेंट को किया गया और स्पार्क पैदा हुए तो वो टाइम नोट किया गया। और उधर भी लोगों ने जब स्पार्क पैदा हुए तो टाइम नोट किया। जब दोनों के टाइम मैच हुए, घड़ी सिंक्रोनाइज थी, एक सी चल रही थी बिल्कुल, तो भाई साहब जब जब यहाँ स्पार्क पैदा हुए 50 किलोमीटर दूर यहाँ पर भी ठीक उसी समय स्पार्क प्रोड्यूस हुए। तो पहली बार कोई सिग्नल जो यहाँ पर जनरेट किया गया उसे यहाँ पर रिसीव किया गया, है ना, यानी सिग्नल का ट्रांसमिशन हुआ और ठीक उसी समय डिटेक्टर ने उसे रिसीव किया। इसी को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज किया मार्कोनी ने, और बेटे सबसे पहले उन्होंने बनाया इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वायरलेस, नाम ही है वायर के बिना होने वाला कम्युनिकेशन, तो उन्होंने बनाया वायरलेस, और यहीं से सारे मॉडर्न कम्युनिकेशन की नींव पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से सिग्नल को पहली बार बिना वायर के ट्रांसमिट किया गया और रिसीव किया गया, और उसी से वायरलेस बना। और बेटा इन सब के पीछे आप बताओ किसका आइडिया है? मैक्सवेल का। इसीलिए मैक्सवेल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उनके आइडिया ने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को करवाया, फिर उसी में आगे चल के मार्कोनी ने वायरलेस बनाया। ठीक है, तो करीब 25 से 30 साल के अंदर ये सारा काम हो गया है। 1865 से शुरू हुआ है और 95 तक, या 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, 1895 के आसपास तक मार्कोनी ने वायरलेस बना के दिखा दिया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन इसको ध्यान से सुनना तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। इसमें 2 चीज़ें कवर की गई हैं। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट तो कवर्ड ही है, साथ साथ एक चीज़ और कवर की गई है, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आर्टिकल में मैंने 2 चीज़ें एक साथ पढ़ा दी हैं। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्योंकि उसी से आगे था तो मैंने और कवर कर दिया है हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सारा ही समझ में आ गया होगा। चाहो तो वीडियो को 2 बार देखो, है ओके है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू।